Hello everyone, welcome to Flipped Academy. Myself Manisha Sharma, and today we are going to study our first chapter in bio, like fifth chapter in your NCERT, the fundamental unit of life. And what are the fundamental unit of life? See, biology is basically related to the living species, है ना? And the things are किसी भी लिविंग स्पीशीज में आपकी लाइफ जिसमें एग्जिस्ट करती है उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक यूनिट क्या होती है. ओके सबसे बेसिक यूनिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे हम अगर केमिकल टर्म्स में कहें किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम हमने माना था, तो इन लिविंग स्पीशीज जो सबसे बेसिक यूनिट है वो आपकी क्या है? सेल. ओके आपकी बॉडी टिश्यूज, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स जितने भी, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, सभी के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज सेल. ओके सो व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? फर्स्ट इज योर सेल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल आपका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का. यानी कि किसी भी बॉडी, जैसे अब आप ह्यूमन स्ट्रक्चर देखते हो, ओके हमारी ह्यूमन बॉडी है, स्केलेटन की फॉर्म आपने देखी है ना, स्केलेटन में बोन्स हैं. ओके बोन्स तो आपका, अगर हड्डियों का ढांचा अगर आप कहो दैट इज स्केलेटन, बट अगर उस पे आपकी स्किन, टिश्यू, सेल, ऑर्गन सिस्टम, दीज आर ऑल कंप्राइजिंग अ ह्यूमन बॉडी. ओके तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट जो कि किसी भी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और उसके फंक्शंस को जनरेट करने में हेल्प करता है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल. ओके सो दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. रॉबर्ट हुक first observed the dead cells in 1665 in a cock slice. Okay, cock की slice थी. cock क्या होता है? Anybody knows? A form of meat. Okay, हाँ तो that is cock. कॉक की स्लाइस में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल्स देखे थे. दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं डेड सेल्स, एक होते हैं लिविंग सेल्स. ओके लिविंग सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग स्पीशीज दैट आर ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शंस, दैट आर ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी. ओके एंड डेड सेल्स, ही हैज ऑब्जर्व्ड द डेड सेल्स इन द कॉक स्लाइस एंड सेल, इस स्मॉलेस्ट यूनिट को सेल का नाम भी कॉइन किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया. तो हम कह सकते हैं कि हु डिस्कवर्ड सेल? Robert Hooke first discovered the cells. Now we have some postulates. Robert Hooke, he first observed the dead cells in a cock slice formed by M.J. Schleiden. M.J. Schleiden ने इसको फॉर्म किया 1838 में. ओके कितना टाइम लग गया? 1665 में सेल के बारे में, लिविंग सेल्स को. एंड थियोडोर श्वान 1839 में. They expanded by R. Virchow 1855. All cells arise from pre-existing cells. Dead cells तो उसने सिर्फ कहते ना फाउंडेशन हो गई थी कि हाँ 1665 में कि सेल नाम की कोई चीज होती है. ओके दैट वाज डेड सेल्स, कि मीट के स्लाइस में उन्होंने, कॉक के स्लाइस में सेल्स को ऑब्जर्व किया था. मगर उसके बाद फर्दर साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट जो आए, उन लोगों ने सभी तरह के सेल्स के बारे में अप टू 1855 तक पूरी जानकारी आ गई थी सेल्स के बारे में. और ये भी पता लगा था कि सभी टाइप के सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही डिटरमाइन होते हैं, यानी उन्हीं से हमें मिले हैं. यानी सेल्स कैन चेंज देयर फॉर्म. ओके प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऑर्गेनिज्म विदाउट डेफिनेट न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया, दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. एंड यूनिसेल्युलर सिंगल सेल. सी प्रोकैरियोट, दो तरह के सेल्स हमको जानने हैं यहाँ पर. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो तरह के सेल्स होते हैं. एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल, दूसरे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. ओके यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, कई सारी आपकी टर्म्स आएंगी इसमें, स्ट्रक्चर्स हैं आपकी बुक में, आपको वो सब कुछ देखना है, सब कुछ करना होगा. सो वी हैव प्रोकैरियोटिक सेल में जो जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दैट ऑर्गेनिजम्स दे हैव विदाउट डेफिनेट न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया, यानी उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. ओके यूकैरियोटिक सेल्स में होता है. एंड दे आर यूनिसेल्युलर. यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल. जिन ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल हो, एक ही सेल हो, एक से ज्यादा सेल ही ना हो. हमारे ह्यूमन बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं,
राइट, तभी इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतने सारे बॉडी पार्ट्स हैं। मगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, ठीक है। अमीबा आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक ही सेल है, वो अपने ही सेल को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करता है। ओके, हाँ, ठीक है। इसके अलावा कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर। सो नाउ वी कम टू नो A.V. ल्यूवेनहॉक। 1674 में A.V. ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर देखा है? पॉन्ड छोटा सा कोई ताल तालाब जो भी होता है आपका, उसके आसपास उसका अगर स्टेगनेंट वाटर होता है, पॉन्ड का वाटर कैसा होता है? स्टेगनेंट, यानी रुका हुआ पानी, ठीक है। आपने कभी देखा भी होगा रुके हुए पानी के आसपास से बारिश के टाइम पर अगर कीचड़ वगैरह हो जाता है तो वहां ग्रीन ग्रीन काई टाइप जम जाती है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी समथिंग काइंड ऑफ ना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पॉन्ड वाटर, स्टेगनेंट वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनप जाते हैं, ओके, बिकॉज दे नीड वेट एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। एंड तो A.V. ल्यूवेनहॉक ने 1674 में फर्स्ट डिस्कवर किया था फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। डेड सेल्स की जो डिस्कवरी थी वो तो रॉबर्ट हुक ने कर दी थी 1665 में, मगर लिविंग सेल्स की जो डिस्कवरी थी वो की थी 1674 में A.V. ल्यूवेनहॉक ने। आपको साइंटिस्ट और एयर भी याद रखने होंगे। In biology, when you write down the answers, then you have to remember the names and the years कि कब किसने क्या डिस्कवर किया, okay? Now, all living organisms are made up of cells, okay? जब लिविंग सेल्स की डिस्कवरी हो गई तो ये पता लगा कि भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बने। एंड यूकारियोटिक सेल, अब यूकारियोट जैसे मैंने बताया आपको कि एक प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं, दूसरे यूकारियोटिक सेल्स होते हैं। सो यूकारियोटिक सेल्स द ऑर्गेनिजम्स विदाउट डेफिनेट न्यूक्लियस, एग्जांपल लाइक फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो ऑर्गेनिजम्स they have without definite nucleus, okay, and they have fungi, plants and animals. I guess यहाँ पर ये with आना चाहिए, there is something difference, क्योंकि प्रोकारियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ओके। नाउ रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अब बारी आती है आपकी रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था कि सेल्स में भी न्यूक्लियस होता है। ये डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। द सेल्स इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और यहीं से आपको पता लगा कि सेल्स जो होते हैं वो आपके बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं लाइफ की। लिविंग सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल आपका बेसिक यूनिट है। सो नाउ परकिंजी कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। आपको इसमें कई सारी टर्म्स देखने को मिलेंगी, जैसे प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। ये परकिंजी 1839 में इसने ये टर्म की थी कॉइन, प्रोटोप्लाज्म। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये एक पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितनी भी तरह के नए सेल्स होंगे वो आपके प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल्स, उन्हीं में से नए सेल्स बनते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट द सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट द सेल एंड डिस्कवरी ऑफ द सेल, ओके। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, डेड सेल्स फाइंड आउट किए थे। A.V. ल्यूवेनहॉक ने आपका लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। देयर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये आपको रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, ओके। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक सेल्स। यूकारियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब में यूकारियोटिक है। प्रोकारियोटिक में आपका कोई वेल डिफाइंड नहीं होता और ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। क्लियर अबाउट दैट? नाउ वी हैव सेल वॉल। अब हमें सेल वॉल के बारे में जानना है, दैट इज प्लांट सेल। दो तरह के सेल्स आप पढ़ेंगे, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का ना डिफरेंस पढ़ना होगा यहाँ पर। प्लांट सेल में एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या होती है? जैसे अगर ये आपका सेल है, ठीक है, इसमें आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो ये आपकी जो होगी ये आपकी सेल वॉल होती है, जो आउटर वो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज पोरस टू माइक्रो
सेल्यूलोज की बनी होती है ये सेल वॉल, और माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे शुगर एंड स्टार्च, माइक्रो यानी छोटे और मैक्रो यानी बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए ये आपकी पोरस होती है। पोरस यानी इसमें ना आपके कुछ छेद होते हैं, ठीक है, तो जिसमें माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पास थ्रू हो जाते हैं। तो दिस इज योर सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन है एक जो हमें जाननी है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की। सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर और सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है? परमिएबल का मतलब होता है एक तरीके से हम कहें तो फिल्ट्रेशन, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो हर मॉलिक्यूल को या सबको अपने से पास थ्रू नहीं होने देती। इट इज सिलेक्टिव इन नेचर, कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने देगी, कुछ को नहीं होने देगी। ओके, सो दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी इन नेचर। एंड सिंगर एंड निकोलसन, ये साइंटिस्ट के नाम है, सिंगर एंड निकोलसन, दे गेव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको इसमें एक ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ना होगा। ओके, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो ये चीज जो होगी आपकी, ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। नाउ वी हैव प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर एक ना फ्लूइड टाइप लिक्विड होता है। ओके, तो वो आपका क्या होता है? साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्म के अलावा आपको यहाँ पर टर्म्स आएंगी सेल ऑर्गेनेलीज, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम साइट, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या होता है? दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल को जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ओके, राइबोसोम्स आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेशल प्लेस है। राइबोसोम्स जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आपको पता ही है, आपको देखो, जब भी बचपन से ही हमको बोला जाता है कि हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, राइट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, सब चीज एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, तभी आपका बॉडी जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। ये हम सब बचपन से सुनते आए हैं, है ना। अब इसमें इन सब का रोल क्या है? हर एक न्यूट्रिशन का, हर एक न्यूट्रिएंट का आपकी बॉडी में एक अलग रोल प्ले करना है। प्रोटीन्स का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन योर बॉडी? लोग आजकल खूब बड़े बड़े बच्चे जाके जिम जाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, क्यों? टू मेक देयर मसल्स, टू मेक देयर बॉडी स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रेंथिंग ऑफ मसल्स। तो आपकी मसल्स को, मतलब बॉडी को स्ट्रांग बनाने का काम किसका है? प्रोटीन्स का है, राइट। विटामिन की डेफिशिएंसी से आपको डिजीजेस होने लगती है। विटामिन ए की अगर कमी हो बॉडी में तो क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। यानी आपकी बॉडीज के फंक्शंस को प्रॉपरली जनरेट कर, प्रॉपरली उसको फंक्शनाइज करने के लिए आपको विटामिन की जरूरत है। फैट्स आपकी बॉडी में मतलब वेट गेन के लिए, फैट्स, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स, दे आर टू टाइप्स ऑफ, तो वो भी आपके लिए जरूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स, उनसे आपको एनर्जी मिलती है। अगर एनर्जी नहीं होगी शरीर में, आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। ऐसी तरह से राइबोसोम्स, दिस राइबोसोम साइट इज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट, दे आर इन ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल कहाँ कंटेन होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ऑल वी हैव स्टडीड ना। तो अब हमें वो जानना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्चुअली में होता कैसे है। तो क्लोरोफिल जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट होता है ग्रीन प्लांट्स में, वो आपका क्लोरोप्लास्ट में कंटेन करता है। ओके, नाउ देयर इज सम अदर टर्म्स, दैट इज ग्राना, जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है, दैट इज ट्रॉमा। सेकेंड वन इज जिसमें एंजाइम्स कंटेन होते हैं। इसके अलावा आपकी एक टर्म आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह में डिवाइडेड होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER विद राइबोसोम्स, जिसमें राइबोसोम्स हो वो होती है रफ वाली, जिसमें नहीं होते वो होती है स्मूथ वाली। ओके, नाउ वी हैव गोल्गी बॉडी, दैट इज प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स। गोल्गी बॉडी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस भी कहा जाता है इसे। इसका काम क्या होता है? It is used for processing and packaging proteins and other molecules to form cell secretions. प्रोटीन्स को सिंथेसिस के बाद प्रोटीन की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग,
ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल्स भी जिससे सेल सिक्रीशंस हों, ओके, तो वो आपका काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। नाउ वी हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में भी हमें जानना है। वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। एंड फ्लूइड मीडियम, दे कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स एंड एंजाइम्स। एंड दिस थर्ड इज क्रोमैटिक सब्सटेंसेस, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। आपकी बॉडी में डीएनए के बारे में सुना है, फिल्मों में सुना है, घर में सुना है। डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? व्हाट इज डीएनए? हाउ कैन वी डिफाइन डीएनए? व्हाट इज डीएनए? बेसिकली अगर हम कहें डीएनए आपका डीएनए किससे मैच करेगा? आपके पेरेंट्स लोगों से, है ना? यू आर द यंग जनरेशंस, दे आर द पेरेंट वन। पेरेंट्स से फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड जितने भी कुछ आदतें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है ना कि फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग जनरेशन आते हैं, है ना? अब जैसे कई बार आपको इस चीज जाननी है आगे की, आगे आप पढ़ोगे भी कि आप जैसे अब किसी के फादर की हाइट लंबी है, ओके, ही 6 फुट समथिंग, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि बच्चे की भी हाइट जो होती है अप्रोक्सीमेटली फादर जितनी होती है या उनके नियर बाय होती है, ठीक है? दीज आर द ट्रेट्स जो कि उनको अपने फादर से जेनेटिकली हेरिडिट हुए हैं, ठीक है? कुछ की हाइट शॉर्ट होगी, मदर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर के, मदर फादर दोनों के ट्रेट्स बच्चों में आते हैं, ओके? जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है तो हम उसको कहते हैं कि अरे ये तो मम्मा पे गया है, पापा पे गया है, शक्ल मैच कर आते हैं, ठीक है? वो जो शक्ल की रिजेम्बलेंस है वो क्या है? वो बेसिकली क्या है? हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स that are came from parent to child। और ये क्रोमोसोम्स डीएनए की ही वजह से होता है, ठीक है? डीएनए बनता क्रोमोसोम्स से है, वो हम अब सब डिटेल में पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट दैट, ओके? सो क्रोमैटिक सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर ऑल्सो इन न्यूक्लियोप्लाज्म व्हिच आर नोन एज क्रोमोसोम्स। इसके अलावा आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देन वी हैव वैक्यूल्स। वैक्यूल आप कह सकते हो ओपन होल्स टाइप, खाली स्पेस, खाली होल्स होता है ना, लार्ज वैक्यूल्स, स्मॉल वैक्यूल्स, इस तरह के होते हैं। प्लांट सेल में दे कंटेन वाटर, न्यूट्रिएंट, मिनरल, सॉल्ट, वेस्ट विद सब्सटेंसेस, ओके? वैक्यूल्स आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स दे डोंट हैव वैक्यूल्स, ओके? सो वैक्यूल्स वो होते हैं जिनमें आपके प्लांट्स का वाटर, न्यूट्रिएंट, मिनरल, सॉल्ट सब कुछ कंटेन करता है, दे कंटेन इन वैक्यूल्स। इसके अलावा आपका एक टर्म आएगी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट पास फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ Okay, so osmosis is the process by which the molecules of a solvent pass from a solution of low concentration to a solution of high concentration through a semi-permeable membrane। ये प्रोसेस आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है? आपका एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है ना वो पास आउट हो रहे हैं। पास हो रहे हैं कहाँ से कहाँ तक? इसी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो कि लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्वेंट से जब हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्वेंट में जाते हैं, ठीक है? और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, सेमी परमिएबल मतलब जो हाफ पास आउट करे, सबको ना भेजे, कुछ मॉलिक्यूल्स रुक जाते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन के दौरान आपने चाय छानने वाली छलनी देखी है? चाय छानते हैं तो जब हम फिल्टर करते हैं तो क्या होता है? पत्ती, चीनी, अदरक जो भी होता है वो तो ऊपर ही रह जाता है ना, नीचे तो आपका लिक्विड कंटेन जाता है। तो इसी तरीके से ये सेमी परमिएबल बहुत बारीक होती है। आप मतलब अभी बायोलॉजी में आप ऐसे, हम सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल कंपेयर करते हैं, बाकी रियलिटी में वो इससे बहुत ज्यादा थिनर है, ठीक है? आप मेजर भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते इतना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल्स या कह लो आपके सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स
लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जब जाते हैं तो क्या होता है, ऑस्मोसिस. नाउ वी हैव ओनली 3 टर्म्स लेफ्ट, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक. ओके, isotonic solution, same concentration of solutes both inside and outside the cell. ठीक है, ये होते हैं आइसोटोनिक. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ जब सेम कंसेंट्रेशन हो सोल्यूट्स की. देयर आर 2 टर्म्स ना, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट. ठीक है, अगर हमें शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो सोल्यूट क्या होगा, शुगर होगा. सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा. सॉल्यूशन क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा. सिमिलरली here we have the same concentration of solute both inside and outside the cell. Isotonic solution वो solutions होते हैं जिसमें सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो और सेल वॉल स्टे सेम साइज. आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल वॉल जो होती है वो सेम साइज की रहती है क्योंकि दोनों तरफ, अंदर बाहर दोनों तरफ बराबर है ना अमाउंट ऑफ सोल्यूट. तो हाइपरटोनिक में हायर सोल्यूट आउटसाइड द सेल देन इनसाइड, यानी कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में बाहर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी, अंदर कम होगी. ओके, सेल बिकम्स फ्लैसिड और अंडरगोस प्लाज्मोलिसिस, एक्सोस्मोसिस इसको बोलते हैं. या इसके केस में जब बाहर सोल्यूट ज्यादा है अंदर कम है तो सेल कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा. ओके, एंड हाइपोटोनिक में सिमिलरली रिवर्स, हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल देन आउटसाइड, सेल बिकम्स टर्जिड और अंडरगो डीप्लाज्मोलाइसिस. टर्जिड हो जाएगा यानी सिकुड़ना, और फ्लैसिड इज लाइक फैलना. अगर बाहर सोल्यूट ज्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लैसिड हो जाएगा. अगर अंदर सोल्यूट अमाउंट ज्यादा है तो टर्जिड हो जाएगा. क्लियर. और अगर आइसोटोनिक के केस में क्या होगा, वो सेम रहेगा. राइट. सो ये हमारा अभी सिर्फ समराइज्ड है. ओके, वी वुड स्टडी दिस चैप्टर इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट क्लास, एंड टुडे वी हैव जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ दिस चैप्टर. अभी हमने सिर्फ टर्म्स पढ़े हैं, इन टर्म्स की डेफिनेशन हमें पढ़नी है, डायग्राम्स हमें देखने हैं. वी हैव अ लॉट मोर ऑफ थिंग टू डू इन दिस. ओके, सो थैंक यू सो मच.